यहाँ से अब कितनी तेजी और होगी और आपको कहाँ फोकस रखना है, इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पाइपर सरिता के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अभय जी, गुड आफ्टरनून। फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट के लिए एक वन वे रैली रही है ये ऑलमोस्ट। ऑफ कोर्स बीच बीच में एक आध बार झटके जरूर लगे, लेकिन वो ज़्यादा कोई बहुत बड़े नहीं। यहाँ से क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और आपको लग रहा है कि अभी भी यहाँ से बड़ी रैली पॉसिबल है, और अगर ऐसा है तो इन्वेस्टर्स क्या करें इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब भी मैं आपके शो पे आता हूँ उस दिन मार्केट नया हाई बनाता है। सो आई डोंट नो कोइंसिडेंस है कि क्या है, पर सबसे पहला पॉइंट हम यही कवर करते हैं कि आज मार्केट वापस नए हाई पे, तो चलिए अच्छा है। तो अच्छी रिटर्न बनी है इन्वेस्टर्स की अक्रॉस सेक्टर, स्पेशली सब कुछ सेक्टर्स पीएसयूज में आप अभी चर्चा कर ही रहे थे, मैं सुन रहा था। तो जैसा आपने कहा कोल इंडिया के बारे में कि ये डिप्स आते रहेंगे और इन्वेस्टर्स लेते रहे, अभी लंबी दूरी है रिटर्न्स की अभी भी, तो मुझे लगता है ये अभी भी ओवरऑल बेसिस पे भी जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है, क्योंकि मैं जिन इन्वेस्टर से बात करता हूँ, डोमेस्टिक लार्ज इन्वेस्टर्स, एचएनआईज, फैमिली ऑफिसेज, ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं, वो अभी भी इस कैश अपना डिप्लॉय करना चाहते हैं, कोई भी फुली डिप्लॉयड नहीं है। और इंडिया में सबका फोकस है, लोग 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का व्यू ले रहे हैं। तो सवाल सबके मन में यही है और यही पूछते हैं कि किस सेक्टर में, किस सेगमेंट में, किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। उस पे ज़्यादा फोकस है। तो मुझे लगता है अभी काफ़ी कैपिटल आनी बाकी है, और मुझे लगता है अगले 3-6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में हमें दिखेगा वो कैपिटल फ्लोज, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो क्लियरली एक बाय ऑन डिप्स मार्केट है, जहां पे कोई भी अच्छा क्वालिटी का स्टॉक या कोई सेक्टर स्पेसिफिक भी करेक्शन में आएगा तो वो जल्दी बॉट आउट हो जाएगा। हमारा फोकस अनुज है 3 सेक्टर्स में, जिसमें पहले भी बात करी थी। एक मुझे लग रहा है लार्ज कैप फार्मा में अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है ऑलरेडी। दूसरी एक जो है, जो एग्रोकेमिकल स्पेस है, उसमें काफी रिस्पाइट आ रहा है अभी का, जिन कंपनी से हम बात कर रहे हैं। और तीसरा जो है स्पेस, एक एवरग्रीन इंडिया की 10 साल की स्टोरी है, वो है आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग, ईएमएस प्ले। तो ये 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम काफी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, हमारा पोर्टफोलियो भी ओवर एलोकेटेड है इन 3 स्पेसेस में। अच्छा अभय जी, इससे पहले कि कुछ मैं दिग्गज सेक्टर्स पे आऊँ, नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। बैंकों पे बात करूँ या फिर आईटी पे बात करूँ या फिर कैपिटल गुड्स से बात करूँ, मैं जरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस की बात करना चाहता हूँ। डिक्सन आज ऑल टाइम हाई पे है और साथ ही साथ वोल्टास और हेवल्स में मूव नज़र आ रहे हैं। डिक्सन बेस्ट परफॉर्मर रहा है लास्ट 1.25 साल का, 1.5 साल का, लेकिन वोल्टास के साथ कुछ इश्यूज रहे हैं। सर, ये वाइट गुड सेगमेंट में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में आपका कोई प्रेफर्ड स्टॉक है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र सिंह। डिक्सन एक ऐसी कंपनी है जो आईपीओ जब उसका आया था तब से हमारे पोर्टफोलियो में है, और तब से हमने एक लंबे समय का कॉल लिया था, और मैं रेगुलरली इस स्पेस के बारे में और स्पेशली डिक्सन के बारे में बात इसलिए करता रहता हूं क्योंकि एक जो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम स्टार्ट हुई थी, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज डिक्सन है वीरेंद्र, क्योंकि उन्होंने काफी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई किया। मोबाइल, पहले टीवी में थे, फिर टीवी से मोबाइल फोन्स में आए, फिर उसके बाद अब हर तरह के कम्युनिकेशन हार्डवेयर, फ्रिजेस, जो भी आप कंज्यूमर वाइड ड्यूरेबल्स कर कह लें, वो उनका खुद का ब्रांड नहीं है, पर वो सारे ग्लोबल ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चर करते हैं। और इतनी बड़ी कैपेसिटीज हो गई है उनकी कि एक ग्लोबल लेवल पे भी कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स बन गए हैं वीरेंद्र। सो ये एक मैं कहूंगा कि यहाँ जैसे आपने कहा अच्छी परफॉर्मेंस रही है, मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस चलेगी। मेरा कोई बाय कॉल नहीं है, एक डिस्क्लेमर है, हमारे पोर्टफोलियो में स्टॉक भी है, पर सिंस हम बात कर रहे हैं इस स्पेस की, तो डिक्सन एक तरह से मैं कहूँ, एम्बर एंटरप्राइजेज, ये दो ऐसी कंपनीज हैं जो दूसरे कस्टमर्स के लिए मैन्युफैक्चर करती हैं, तो इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत ज्यादा मिलती है। और फिर हम स्पेसिफिक ब्रांड्स की, कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड्स की, वोल्टास या हैवल्स, ये खुद के ब्रांड बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनका एक लिमिटेशन ये है कि अगर कंज्यूमर डिमांड अच्छी रही तो इनका अच्छा प्रॉफिट होता है, पर अगर कंज्यूमर डिमांड थोड़ी भी स्लगिश है या रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर है, तो सिंस ये अपना खुद ही लार्जली मैन्युफैक्चर करते हैं, अब आउटसोर्स करना इन्होंने भी शुरू किया है, पर ये ब्रांडेड प्लेयर्स हैं, ये थोड़ा लैग के साथ मूव करते हैं जब कंज्यूमर डिमांड आती है। तो कंज्यूमर डिमांड रोबस्ट है, स्टॉक्स ने भी कुछ नहीं किया है काफी समय से, थोड़ी कैचअप रैली है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सस्टेन करेगी अभी। आफ्टरनून अभय, मैं इनफैक्ट बजाज ग्रुप में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व पर आपकी राय लेना चाह रही थी। कंसिडरिंग अब तक हम
इस मार्केट की तेजी में सबसे बड़े अंडर परफॉर्मर की बात एचडीएफसी करते हैं, लेकिन वैसे इस ग्रुप ने भी, इन दो एंटिटीज ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। आज थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट लौटा है, लेकिन क्या ये सही समय होगा इन एनबीएफसीज में पोजीशन लेने का, स्पेशली बजाज फाइनेंस? गुड आफ्टरनून हर्षदा। आपकी बात एकदम ठीक है। लोग एचडीएफसी बैंक पे और जो दूसरे कोटक बैंक जैसे स्टॉक से फोकस करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में अंडर परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, बट बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जो उसकी होल्डिंग कंपनी है, दोनों ने भी काफी अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू मार्केट्स। और ये एट द सेम टाइम इन स्टॉक्स ने इतना जबरदस्त रिटर्न भी बना के दिया है, वेल्थ क्रिएट करी है अपने शेयर होल्डर्स के लिए, कि 2-3 साल की अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है एक्सप्लेनेबल, क्योंकि इनकी लीडरशिप पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है। पर एट द सेम टाइम दो चीजें हो रही है हर्षदा। एक तो ये, इनकी वैल्यूएशन जो है वो सस्ती नहीं है डिस्पाइट साइडवेज करेक्शन। आप बुक वैल्यू मल्टीपल देखें तो अभी भी ये अपने इंडियन पियर्स और ग्लोबल पियर्स से बहुत ज्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। अभी भी मुझे लगता है बजाज फाइनेंस की वैल्यूएशन 5 टाइम बुक वैल्यू पे होगी, जो उसको दुनिया की सबसे महंगी एनबीएफसी बना देता है। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस समय ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं जहां पे वो डिप्लॉय करें जो सस्ती है, और ग्रोथ वहां पे भी अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें किसी को डाउट नहीं है कि फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस इंडिया में ग्रो करेगा अगले 5 साल। अगर जीडीपी हमारा 8% ग्रो करेगा तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस 15-16% ग्रो करेगा। तो उसमें अगर आपको ऐसी बेट्स मिले जो स्केल अप हो सकती हैं, और अब अपॉर्चुनिटीज भी हैं इन्वेस्टर्स के लिए देखने के लिए। थोड़ा ओवरऑन स्टॉक्स भी थे ये, तो उसकी वजह से भी साइडवेज करेक्शन रहा। पर मुझे लगता है कि टुवर्ड्स फैग एंड में है हम शायद इस करेक्शन के, टाइम करेक्शन के, और थोड़ा पिकअप इसमें इन स्टॉक्स में भी वापस आना चाहिए। अच्छा, बाय द वे एक बार जरा औरोबिंदो फार्मा का चार्ट लेकर आइए। ये स्टॉक आज फिर अगेन हायर लेवल से स्लिप हो रहा है और अब डे लो पर इस समय ये स्टॉक का। अब फार्मा में क्या पिक्स रहेंगी आपकी, क्योंकि काफ़ी शानदार मूव्स देखे हमने खासतौर से लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में। जी बिल्कुल, फार्मा पे हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हैं अनुज। पिछले 6-9 महीने से, 6 महीने से स्पेशली, जब हमने अगेन फुल डिस्क्लोजर के साथ बाय रिकमेंडेशन नहीं है पर डॉक्टर रेड्डीज और दिवीज ऐड किया था, और अभी भी हम अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं उस स्पेस में। तो 2-3 चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत एक मीनिंगफुल मैक्रो ट्रेंड क्रिएट कर रही है इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए। एक तो यूएस में क्रिटिकल जेनरिक्स की बहुत शॉर्टेज है इस समय, और इनफैक्ट यूएस जो एफटीसी, फेयर ट्रेड कमीशन है, उसने पिछले हफ्ते एक पूरा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है कि ये शॉर्टेज क्यों है। और एक उसका प्राइमरी रीजन है कि जो 3 प्राइवेट एजेंसीज हैं जो यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पे जेनरिक सोर्स करती हैं दुनिया भर से, उन्होंने प्राइस पॉइंट्स इतने गिरा दिए थे, इतना प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट किया मैन्युफैक्चरर्स पे, कि काफी मैन्युफैक्चरर्स बंद हो गए, लकीली नॉट इन इंडिया। पर उसकी वजह से सप्लाई में भी प्रॉब्लम आई है, और अब कीमोथेरेपी जैसे बेसिक जेनरिक्स है उसकी 2-2 महीने की शॉर्टेज है यूएस में। तो इसका एक इमीडिएट इम्पैक्ट दिख रहा है अनुज इंडियन जेनरिक एक्सपोर्टर्स पे, लार्ज एक्सपोर्टर्स पे, कि एक प्राइसिंग पावर जो उनके पास पिछले 3-4 साल से नहीं थी, वो बहुत अच्छी फॉर्म में वापस आ रही है। दूसरी, जो यूएस एफडीए है वो काफी फ्रेंडली है इस समय इंडियन कंपनीज के लिए। जो इंडियन कंपनीज ने भी मेहनत करी है अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी बढ़ाने में, पर एफडीए का भी अप्रोच काफी पॉजिटिव है अभी इंडियन कंपनीज के। और तीसरी बात जो मुझे लगता है सबसे बड़ा अल्फा क्रिएट करेगी इस साल फार्मा कंपनीज के लिए, फार्मा सेगमेंट के लिए, कि जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनकी जो पाइपलाइन है लॉन्चेस की, वो मेरे ख्याल से मैंने 10 साल में इतनी अच्छी पाइपलाइन नहीं देखी है। मतलब 125-150 नए प्रोडक्ट्स की लॉन्चेस की तैयारी है इस साल में। तो ये 3 फैक्टर जब मैं ऐड करता हूँ अनुज, तो मुझे लगता है ये जो फार्मा स्टॉक्स की जो रैली है ये प्रोबेबली सरप्राइज करेगी इन्वेस्टर्स को इस साल। ओके अभय जी, एचएफसीज में आज हमने, माफ़ कीजिए, एनबीएफसीज में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व एक मूव देखा है, और इनसे कहीं शार्प रही हैं एचएफसीज। आप लोगों ने बीते 3 महीने में क्या क्या ऐड किया है पूरे एनबीएफसीज चंक में, या फिर आपका प्रेफर्ड कोई एचएफसी यानी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो तो? जी, हाउसिंग फाइनेंस से वीरेंद्र अभी हम थोड़ा बाहर हैं उस स्पेस में, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, और वो इसलिए कि एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गया है, लो मार्जिन स्पेस है। हमारी एक पोर्टफोलियो कंपनी है इंडोस्टार, जिसका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है, और वो पोर्टफोलियो काफी फास्ट ग्रो हो रहा है इंडोस्टार का। वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस करते हैं, 7 से 8 लाख रुपए के लोन देते हैं। तो एक इनडायरेक्ट हमारा वो प्ले है, पर डायरेक्ट
डायरेक्ट प्योर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी अभी कोई नहीं है पोर्टफोलियो में वीरेंद्र, और वो सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है ये अभी भी एक लो मार्जिन बिजनेस है, और उस मार्जिन लो मार्जिन बिजनेस का प्रेशर आपने देख ही लिया एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के ऊपर जब से वो एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अभी भी इमर्जिंग स्पेस है जिसमें इन्वेस्टर्स को थोड़ा वेट करना चाहिए। बड़ा स्पेस है, ग्रो भी करेगा, पर कंपटीशन भी काफी है, और पीएसयू बैंक्स बहुत एग्रेसिव है इस स्पेस में इस समय हाउसिंग फाइनेंस में। तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए थोड़ा मुश्किल का समय है अभी, और मुझे लगता है 1-2 साल लो मार्जिन बिजनेस रहेगा ये। लाल व्यू। अच्छा, मैं एक आपसे पूछना चाह रही थी, टेलीकॉम स्पेस में भारती कैसा पॉइज्ड है? और कुछ देर पहले ऑफ कोर्स हम रिलायंस डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर क्लियरली वो साइंस दिखने लगे हैं तेजी की, लेकिन प्योर प्ले अगर आप भारती एयरटेल पर देखें, ये स्टॉक भी पिछले 6 महीने में डिसेंट परफॉर्मर रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ये 1150 के आसपास आ जाएगा। करंट लेवल्स पर कुछ और अपॉर्चुनिटी है तेजी की? आरपू फंड पर तो ऑफ कोर्स आउट परफॉर्मेंस जारी है। आई थिंक अगेन वेरी रैपिडली ग्रोइंग स्पेस है हर जगह। मुझे नहीं लगा था 1150 पे आ जाएगा, तो अगर आपने जैसे पूछा कि किसी को लगा था, मुझे तो नहीं लगा था। पर अच्छी बात है, आई थिंक जो सेक्टर में ग्रोथ है प्लस आरपू जो इनका बढ़ रहा है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ बढ़ रहा है। कस्टमर्स के लिए शायद अच्छी बात नहीं है, पर शेयर होल्डर्स के लिए तो अच्छा है। और जिस तरह से डेटा यूज हो रहा है इंडिया में, और जिस तरह से और अपॉर्चुनिटीज, एडजेसेंट अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड टेलीकॉम, एंटरटेनमेंट, मीडिया में इमर्ज हो रही हैं, तो मुझे लगता है रिलायंस, जियो और भारती दोनों के लिए अच्छा है। और मुझे लगता है काफी कुछ जो रिलायंस का भी आउट परफॉर्मेंस हमने देखा पिछले 1-1.5 महीने में, वो भी ज्यादा इसलिए आया कि उसमें जो टेलीकॉम के जो नंबर्स हैं वो काफी इंप्रूव हुए हैं। तो मुझे लगता है पर जितनी कैचअप रैली थी अभी हो गई है भारती एयरटेल में, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि यहाँ से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा अब।